नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, पिछली क्लास के अंदर अपन अक्षांश पढ़ रहे थे। अक्षांश की स्थिति को अपन ने सही ढंग से पढ़ा भी था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जिनकी अपन अक्षांश की स्थिति के अंदर क्या करते हैं, परिचर्चा करते हैं। उनको अपन एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान से समझेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? राजस्थान के अंदर किसकी? करक रेखा की। दोस्तों किसकी बात करते हैं? राजस्थान के अंदर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों करक रेखा की। ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो, राजस्थान के अंदर करक रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। दोस्तों करक रेखा जो है राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। करक रेखा राजस्थान के दो जिलों से आपके क्या करती है, गुजरती है। और दोनों जिले अपन देखते हैं दोस्तों। पहला आपके बांसवाड़ा। पहला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। देखो ध्यान समझना दोस्तों। और दूसरा जिला है आपके डूंगरपुर। दूसरा जिला है जो आपके कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर। अभी समझेंगे भी इसको, एक बार आप ध्यान से देखो। बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है दोस्तों। बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से। और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करती है। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को स्पर्श। ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बताने जा रहा हूं। राजस्थान के करक रेखा दो जिलों से होकर गुजरती है। पहला जिला है आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की दक्षिण सीमा को स्पर्श करती है। ध्यान समझना, बताने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत। देखो ध्यान समझना, अपने बात करते हैं तो राजस्थान की बात करेंगे अपने, तो ध्यान समझना, यहां मान लेते हैं अपने कितना, 23 डिग्री 3 मिनट। और अपने राजस्थान की एक बार ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। देखो बात करते हैं अपने राजस्थान के अंदर। यहां पे आपके पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा। यहां पे क्या पड़ता है आपके? बांसवाड़ा। यहां पे पड़ता है आपके दोस्तों डूंगरपुर। यहां पे क्या पड़ता है दोस्तों? डूंगरपुर। और राजस्थान के अंदर जो करक रेखा निकलती है, और करक रेखा कितने डिग्री है दोस्तों? 23 डिग्री या 30 मिनट लिख सकते हैं इसको। 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री। ये आपके कौन सी रेखा है दोस्तों? करक रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? करक रेखा। ध्यान समझना, करक रेखा की बात करते हैं। राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है करक रेखा। राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। पहला जिला है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की आपको दिख रही है, बिल्कुल क्या कर रही है, मध्य से गुजर रही है। और करक रेखा जो है आपके डूंगरपुर है, डूंगरपुर की दक्षिण सीमा को स्पर्श कर रही है। डूंगरपुर की दक्षिण सीमा को स्पर्श कर रही है। अब ध्यान समझना दोस्तों, यहां से बात करते हैं तो बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा से यह 26 किलोमीटर होकर गुजरती है। बांसवाड़ा से यह 26 किलोमीटर होकर गुजरती है और डूंगरपुर से 1 किलोमीटर होकर गुजरती है। देखो, अलग अलग टीचर्स अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग जो इनकी लंबाई लिखी हुई है। करक रेखा की जो लंबाई बात करते हैं तो करक रेखा की अगर बात करें कुल लंबाई, करक रेखा की बात करते हैं अगर कुल लंबाई दोस्तों, करक रेखा की अगर कुल लंबाई की बात करते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके तो 27 किलोमीटर बिल्कुल सही है। 27 किलोमीटर बिल्कुल सही है दोस्तों। 26 किलोमीटर भी सही है। 26 किलोमीटर भी सही है। 26 किलोमीटर भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर जो गुजर रही है वो 26 किलोमीटर ही गुजर रही है। तो कई किताबों में 26 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, 26 किलोमीटर भी सही है। लेकिन अगर दोस्तों एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि करक रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, और अगर 26 किलोमीटर भी ऑप्शन में है और 27 किलोमीटर भी ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 27 किलोमीटर ही होगा। आप 26 किलोमीटर नहीं करोगे। 27 किलोमीटर नहीं है तो सीधी सी बात, आप क्या करोगे फिर? 26 किलोमीटर करोगे। तो 26 किलोमीटर बांसवाड़ा में और 1 किलोमीटर आपके कहां पे है? डूंगरपुर में है दोस्तों। तो करक रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। एक आपके दोस्तों बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। दूसरा आपके डूंगरपुर से, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को क्या करती है? स्पर्श करती है। बांसवाड़ा में लगभग 26 किलोमीटर और आपके डूंगरपुर में 1 किलोमीटर। तो टोटल कितनी होगी दोस्तों? करक रेखा की कुल लंबाई कितनी होगी? 27 किलोमीटर। इसके अलावा बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया ये करक रेखा को कैंसर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान समझना। अगला क्वेश्चन आपको करक रेखा से पूछ सकता है कि करक रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक निकट जिला, सर्वाधिक
निकट जिला। ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक निकट जिला कौन सा है। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए यह बात, सीधा सीधा आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा होगा, क्योंकि बांसवाड़ा की क्या कर रही है, ये बिल्कुल मध्य से गुजर रही है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक जो निकट जिला होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, आपकी बांसवाड़ा। वो कौन सा होगा दोस्तों, आपकी बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कर्क रेखा से कि कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं कर्क रेखा से राजस्थान का सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा होगा। तो आपको दिखना चाहिए कौन सा होगा दोस्तों, ऊपर गंगानगर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, गंगानगर होगा, क्योंकि राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, गंगानगर है। तो सर्वाधिक दूरी पर राजस्थान का कौन सा जिला है जो कर्क रेखा सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो कौन सा जिला होगा दोस्तों, गंगानगर जिला होगा। कौन सा जिला होगा, गंगानगर जिला होगा। और एक बात आपको और ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर से गुजरता है। कर्क रेखा के ऊपर से गुजरता है। राजस्थान का अधिकांश भाग जो है दोस्तों किसके ऊपर से गुजरता है, कर्क रेखा के ऊपर से गुजरता है। वो आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है, यह आपकी कर्क रेखा है। राजस्थान का अधिकांश भाग क्या करता है, कर्क रेखा के ऊपर से गुजरता है, क्योंकि दो ही जिले ऐसे हैं जिनके पास से गुजरता है, या बांसवाड़ा के मध्य से और दक्षिण सीमा डूंगरपुर की स्पर्श करता है, तो यहाँ से गुजरता है। बाकी ये कर्क रेखा की क्या करता है, ऊपर से गुजरता है। एक बात ध्यान समझना, राजस्थान की बात करते हैं, मैंने आपको एक रेखा बताई है जिसको कर्क रेखा या कैंसर कहते हैं। यह राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। पहला जिला आपके बांसवाड़ा है, यह रेखा बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है दोस्तों, और डूंगरपुर के ये दक्षिण सीमा को क्या करती है, स्पर्श करती है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया इसकी जो कुल लंबाई है 27 किलोमीटर है। यह 26 किलोमीटर लगभग बांसवाड़ा से गुजरती है और 1 किलोमीटर आपके किससे गुजरती है, आपके डूंगरपुर से गुजरती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और 27 किलोमीटर ऑप्शन में हो तो 27 किलोमीटर बिल्कुल सही है। अगर 27 किलोमीटर नहीं है तो 26 किलोमीटर भी बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक निकट जिला कौन सा होगा, बांसवाड़ा होगा, क्योंकि बांसवाड़ा के बिल्कुल ये क्या करती है, मध्य से गुजरती है। और सर्वाधिक दूरी पर कौन सा होगा कर्क रेखा से, तो वो गंगानगर होगा, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, श्री गंगानगर है। फिर मैंने आपको बताया राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर से गुजरता है, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा से केवल राजस्थान के दो जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और बाकी हिस्सा क्या करता है, कर्क रेखा के ऊपर से गुजरता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों, आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं अपन अक्षांश विस्तार की, उनको भी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझना, एक आपके क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है। तो मैंने आपको बताया था राजस्थान उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। राजस्थान कौन से कटिबंध में आएगा दोस्तों, राजस्थान आपके उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ध्यान से समझेंगे इसको कैसे ये उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ध्यान समझने की कोशिश करना। इसके अलावा बात करते हैं तो सूर्य की सबसे सीधी किरणें, सूर्य की सबसे सीधी किरणें राजस्थान में, सूर्य की सबसे सीधी किरणें, ध्यान समझना दोस्तों, सूर्य की सबसे सीधी किरणें राजस्थान में कौन से जिले में पड़ती है। सूर्य की सबसे सीधी किरणें राजस्थान के कौन से जिले में पड़ेगी, तो सबसे सीधी किरणों की बात करते हैं तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की क्या पड़ती है, सबसे सीधी किरणें पड़ती है। इसके अलावा बात करते हैं तो राजस्थान की अंदर सूर्य की सबसे तिरछी किरणों की बात करते हैं तो ध्यान समझने की कोशिश करना। ये बात करते हैं सीधी किरणें बांसवाड़ा में, और तिरछी किरणें कहां पे पड़ेगी वो भी देखते हैं, कारण भी देखेंगे। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें
राजस्थान में। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो कहाँ पे पड़ेगी दोस्तों? गंगानगर में। कहाँ पे पड़ेगी? गंगानगर में। अब इन दोनों का अपन कारण भी देखेंगे, इन दोनों बातों का अपन क्या देखेंगे? कारण भी देखेंगे, और वो कारण एक बार समझते हैं, उसके बाद में इसको लिखेंगे दोस्तों। ध्यान समझना, ये अपन ने वही ग्लोब बनाया दोस्तों। मैंने आपको बताया था एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, इस काल्पनिक रेखा को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, इसी को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। और इसी को कहते हैं दोस्तों विषुवत रेखा, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा। ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है पहले। ध्यान समझना, ये आपके 90 डिग्री नॉर्थ, ये आपके 90 डिग्री नॉर्थ, ये आपके आ गया दोस्तों 90 डिग्री साउथ। अपन बात करते हैं, ये देशांतर रहेगा, देखेंगे इसको भी। अपने बात करते हैं ये आपके 66.5 डिग्री, ये आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? आर्कटिक वर्त या आर्कटिक रेखा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आर्कटिक रेखा। ये बात करते हैं अपन दोस्तों, तो ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपके क्या आ गया? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको अपन कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। ध्यान समझना, ये आपके बात करते हैं 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, जिसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिका रेखा। और ये आपके आ गया दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ, इसको अपन कहते हैं दोस्तों मकरवर्त, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मकरवर्त। अब बात करते हैं सूर्य की सबसे सीधी किरणों की, तिरछी किरणों की, उसको अपन डिसाइड करते हैं कैसे पड़ेगी, क्या पड़ेगी। अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ पे राजस्थान है दोस्तों, अपने यहाँ पे क्या है? राजस्थान है। अपने यहाँ पे क्या है? ये राजस्थान है। राजस्थान की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया बांसवाड़ा के अंदर सीधी किरणें है, और बांसवाड़ा बिल्कुल दक्षिणी जिला है राजस्थान का, और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर है। ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपके मान लो सूर्य है, ये आपके क्या है दोस्तों? सूर्य है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य की जो लंबवत किरणें, सूर्य हमेशा क्या करता है? यहाँ सूर्य लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था ये उष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध है। तो मैं पहली लाइन स्पष्ट कर रहा हूं, पहले ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया ये उष्ण कटिबंध है, ये उपोष्ण या इसी को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध है। और मैं पहले ही बता चुका हूं ये आपके शीत कटिबंध है दोस्तों, ये आपके उष्ण कटिबंध है, यह आपके दोस्तों शीतोष्ण या शीत कटिबंध है, सॉरी शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध है। और आपके सबसे नीचे कौन सा है? आपके शीत कटिबंध है दोस्तों। अब देखो बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांशीय स्थिति के आधार पे, तो यहाँ राजस्थान है, तो राजस्थान की बात करते हैं तो पहली बात तो स्पष्ट हो गई, ये राजस्थान है, तो ये राजस्थान कौन से कटिबंध में आएगा? उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है। ये आपके सामने पहली लाइन स्पष्ट हो रही है। फिर बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के अंदर बात करते हैं सूर्य की सबसे सीधी किरणें। देखो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया सूर्य की जो किरणें हैं बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर क्या करता है? सूर्य लंबवत चमकता है दोस्तों। सूर्य है जो भूमध्य रेखा के ऊपर, सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है, भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे क्या पड़ेगी दोस्तों? सीधी किरणें पड़ेगी। तो भूमध्य रेखा के जो सर्वाधिक निकट स्थित जिला होगा राजस्थान का, ध्यान समझना, भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है और भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है। तो भूमध्य रेखा के जो सबसे नजदीक जिला होगा राजस्थान का, वहां पे क्या पड़ेगी दोस्तों? सीधी किरणें पड़ेगी। और जो भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होगा जिला, कौन सा? गंगानगर है, वहां पे क्या पड़ेगी दोस्तों? सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सीधी रहती है फिर तिरछी रहती है, क्योंकि आपतन कोण के आधार पर पड़ती है किरणें और फिर 90 डिग्री में झुक जाती है ये। तो जो किरणें हैं यहाँ पे सबसे सीधी रहती है, फिर तिरछी 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 करते हुए एकदम तिरछी हो जाती है ऊपर। तो सबसे सीधी किरणें, भाई राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेगी? जो सर्वाधिक नजदीक होगा भूमध्य रेखा के। और सर्वाधिक नजदीक क्या है भूमध्य रेखा के? साफ साफ दिख रहा है, बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला है आपके राजस्थान का? कौन सा जिला भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नजदीक होगा? तो दोस्तों नीचे वाला हिस्सा होगा। नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा बिल्कुल दक्षिणी जिला है। अरे राजस्थान का जो दक्षिणी जिला होगा वो बिल्कुल नजदीक होगा किसके? भूमध्य रेखा के। इसलिए भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण बांसवाड़ा में
सीधी रेखा पड़ती है किसकी? सूर्य की। और भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होने के कारण गंगानगर में क्या पड़ेगी? सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। तो एक बार देखते हैं कारण, देखते हैं इसका कारण देखना। देखो दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। भूमध्य रेखा पर पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा के राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, भूमध्य रेखा के राजस्थान का बांसवाड़ा जिला सर्वाधिक निकट होने के कारण सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है तथा भूमध्य रेखा से दूरी पर स्थित होने के कारण गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या पड़ती है दोस्तों? तिरछी पड़ती है। एक बार इसको वापस देखते हैं। पहली बात बताई मैंने, राजस्थान उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये उष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण है और ये आपके शीत कटिबंध है। पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान जो है उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। फिर दूसरी बात करिए सूर्य की सबसे तिरछी किरणें और सूर्य की सबसे सीधी किरणें। देखो बात करते हैं, जो सूर्य है हमेशा भूमध्य रेखा के ऊपर क्या चमकता है दोस्तों? लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है और भूमध्य रेखा पर सबसे सीधी किरणें पड़ती है, तो भूमध्य रेखा के जो पास में होगा राजस्थान का हिस्सा, वहां पे क्या पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। और जो दूर होगा वहां पे क्या पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। इसलिए जो बात करते हैं भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण बांसवाड़ा जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है और भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूरी पर होने के कारण गंगानगर सबसे क्या पड़ती है दोस्तों? तिरछी किरणें पड़ती है। किसकी? आपके सूर्य की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, आगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के अंदर अपन आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में और पूछते हैं उनको भी देखते हैं। देखो राजस्थान की आकृति पूछता है, राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? तो राजस्थान की आकृति की बात करते हैं तो राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है, पतंग के समान है। राजस्थान की जो बात करते हैं आकृति की, तो राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की शेप कैसी है, आकृति कैसी है। तो या तो आ सकता है विषम कोणीय चतुर्भुज या आपके क्या आ सकता है? पतंग के समान है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का जो है क्षेत्रफल है आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है
3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या इसको बोल सकते हैं अपने 1,32,140 वर्ग मील। ध्यान से समझना दोस्तों, इसको क्या बोल सकते हैं, 1,32,140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1,32,140 वर्ग मील। देखो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्षेत्रफल क्या नहीं पूछता, किलोमीटर में नहीं पूछता है, किस में पूछ लेता है, आपके वर्ग मील में पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और आपके वर्ग मील में बात करते हैं तो 1,32,140 वर्ग मील है। ध्यान समझना दोस्तों, ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ध्यान समझना, 10.41। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 1,32,140 वर्ग मील बोल सकते हैं। यह जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 10.41% है, 10.41% है। और जब 10.41% किसका है, अपने बात करते हैं अभी वर्तमान के अंदर अपने राज्यों की बात करते हैं तो 28 राज्य, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपन बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य से जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है वो छीन लिया गया था। उसके बाद में राज्यों की संख्या घट के कितनी हो गई थी, 28 हो गई थी, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उनमें एक लद्दाख था, एक आपके जम्मू कश्मीर था। तो 7 केंद्र शासित प्रदेशों से आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे, लेकिन बाद में दमन और दीव और दादर और नगर हवेली को जब क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, तो वर्तमान के अंदर आपके 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी को ऐसा कुछ हुआ है, 26 जनवरी को पारित हो गया था ये, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अकेला राजस्थान 10.41%, 10.41% भाग कवर करता है। राजस्थान अकेला राज्य पूरे भारत का 10.41% भाग रखता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान जो है आपके प्रथम है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है दोस्तों, प्रथम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा होगा दोस्तों, प्रथम होगा। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, ध्यान समझना। राजस्थान की आकृति जो है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या 1,32,140 वर्ग मील है। ये क्षेत्रफल जो है दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 10.41% है, और ये 10.41% राजस्थान अकेला रखता है। इसलिए भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अक्षांशीय स्थिति कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। देखो दोस्तों, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति अपन पढ़ चुके हैं, और अक्षांशीय स्थिति को अपन ने अच्छे से पढ़ा है। आप इन वीडियो को रिवाइज करना और अच्छे से देखना। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति आप अच्छे से समझनी है। अब राजस्थान की देशांतरीय स्थिति देखेंगे, और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो अपने बात करेंगे अपने किसकी, लॉन्गिट्यूड। किसकी बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा, इसको क्या बोलते हैं अपने, देशांतर रेखा। अब लॉन्गिट्यूड लाइन की अपन बात करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान समझना, पहले अपने को देशांतर किसे कहते हैं ये देखना होगा, देशांतर रेखाएं किसको कहते हैं ये अपने को समझना होगा। ध्यान समझना दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ध्यान समझने की कोशिश करना, मैंने आपको बताया कि अपन ने ये केंद्र बिंदु लिया पृथ्वी का, इससे एक काल्पनिक रेखा खींची। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं जो हैं काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं मानव द्वारा बनाई गई है, ये प्रकृति द्वारा नहीं दी गई ये रेखाएं, ये मानव द्वारा क्या की गई है, स्थिति, जलवायु और समय का निर्धारण करने के लिए काम में ली जाती है। और मैंने आपको बताया अक्षांश द्वारा अपन ने स्थिति और जलवायु का निर्धारण करना सीखा था। अक्षांश स्थिति द्वारा अपन ने
जो अक्षांश द्वारा बात करते हैं, स्थिति और जलवायु का निर्धारण करना सीखा, जबकि देशांतर अपने किस काम में आते हैं? मैंने आपको शुरुआत में बताया था, देशांतर जो अपने काम में आएंगे वो किस काम में आएंगे? विश्व के समय का निर्धारण, विश्व के पूरे विश्व के अंदर समय का निर्धारण करने के काम में कौन सी रेखाएं या कौन सा जो चीज़ है वो अपने काम में ली जाएगी, वो है देशांतर। देशांतरों के द्वारा समय का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है दोस्तों। तो इसको एक बार अपन समझेंगे, देशांतर होता क्या है। मैंने आपको ये बता दिया था कि ये आपके 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपके क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है? आपके सरकमफ्रेंस है। ये क्या है? आपके सरकमफ्रेंस। इसको क्या कहते हैं अपन? परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? परिधि कहते हैं। और मैंने आपको अक्षांश के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको बताया था, ये आपके बात करते हैं, ये अंतिम छोर, ये इधर का अंतिम छोर, ये आपके दक्षिणी ध्रुव कहलाता है दोस्तों। ये आपके क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। अपने बात करते हैं, ये आपके क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। ये आपके क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। ये आपके क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। ध्यान समझना, अक्षांश जब मैंने बताया था, आपको यह बताया था कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उसकी सतह के ऊपर कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश कहलाती है। जबकि देशांतर में ऐसा नहीं है। जैसे ये मिडिल पॉइंट है, कुछ अपने कोणीय दूरी इधर रखी और कुछ कोणीय दूरी इधर रखी। इस विषुवत रेखा पर डाली गई कोणीय दूरी, ध्यान समझना, इस विषुवत रेखा पर कोणात्मक दूरी जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों? देशांतर कहलाती है। इस विषुवत रेखा पर, किस पर? ध्यान समझना, विषुवत रेखा पर कोणात्मक दूरी, विषुवत रेखा पर कोणात्मक दूरी क्या कहलाएगी दोस्तों? देशांतर। विषुवत रेखा पर जो कोणात्मक दूरी है उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूड लाइन किसे कहते हैं? ध्यान समझना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर जो दोनों साइड में विषुवत रेखा के ऊपर क्या डाली गई है? कोणीय दूरी डाली गई है। उनको मिलाने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, ध्यान समझना, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों? देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। ध्यान समझना, दोनों में फर्क है। फिर ऐसे देशांतर चलते रहेंगे आपके, इधर अक्षांश चलते रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो एक बार अपन देखते हैं, इसको वापस समझने की कोशिश करते हैं। अपन लॉन्गिट्यूड लाइन समझ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड को समझ रहे हैं, देशांतर समझेंगे, देशांतर रेखाएं समझेंगे, कैसे इनका निर्माण हो रहा है। ध्यान समझना, मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है और पृथ्वी का एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु अपन ने लिया है और मध्य बिंदु से अपन ने एक काल्पनिक रेखा खींची थी। इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा गया था? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब बात करते हैं अपने देशांतर से। अक्षांश तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के केंद्र से उसकी परिधि के ऊपर डाली गई कोणीय दूरी ही क्या कहलाती है? आपके अक्षांश कहलाती है। और इन कोणीय दूरी को मिलाने वाली समतल रेखा को क्या कहा गया था दोस्तों? आपके अक्षांश रेखा कहा गया था। जबकि देशांतर क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र के दोनों ओर समान दूरी के ऊपर जो कोणीय दूरी, जो कोणात्मक दूरी है वो निर्धारित की जाती है विषुवत रेखा के ऊपर। वहां पे क्या हो रहा था? परिधि के ऊपर हो रहा था। पृथ्वी के केंद्र से परिधि के ऊपर कोणात्मक दूरी क्या थी? अक्षांश थी। जबकि विषुवत रेखा पर कोणात्मक दूरी क्या होता है? देशांतर होता है। विषुवत रेखा पर जो दोनों साइड में कोणात्मक दूरी डाली गई है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर कहते हैं। और इन कोणात्मक दूरी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने वाली जो रेखाएं कहलाती है, उन रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था, जो देशांतर रेखाएं हैं वो 2 प्रकार से होगी भाई। अक्षांश से जो रेखाएं वो कैसी होती है? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है। जबकि देशांतरीय रेखाएं कैसी होगी? पूर्वी देशांतर। ध्यान समझना दोस्तों, देशांतरीय रेखाएं कैसी होगी? पूर्वी देशांतर। और कैसी होगी दोस्तों? पश्चिमी देशांतर। कैसी होगी? पश्चिमी देशांतर। ध्यान समझ लेना, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, जो देशांतर होते हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर है। अब जब देखेंगे तो ये पूर्व में और पश्चिम में, जब भी बात करेंगे अपन किसकी?
आपके देशांतर की तो पूर्व और पश्चिम की बात होगी, जब भी अक्षांश की बात करते हैं उत्तर और दक्षिण की बात होती है। तो अभी देशांतर अपन ने देखा है, देशांतर का मतलब क्या होता है, विषुवत रेखा के दोनों ओर जो कोणात्मक दूरी होती है वही क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। और इन दूरियों को उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, आपके देशांतर रेखाएं कहलाती है। जो देशांतर है वो दो साइड में चलेंगे, पूर्वी देशांतर और आपके पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर और आपके पश्चिमी देशांतर। अब बात करते हैं ये अक्षांश के अंदर, तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो साहब। देखो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज आपकी क्लास में अपन ने अक्षांश से विस्तार वगैरह और अक्षांश को कंप्लीट कर लिया है। अक्षांश की संपूर्ण बातें करी, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछेंगे, उन सभी की अपन ने परिचर्चा कर ली है। और आज की क्लास में अपन ने देखा कि देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर किधर से किधर चलते हैं वो भी अपन ने देखा है। दो प्रकार से होंगे, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। देशांतर विषुवत रेखा पर जो कोणात्मक दूरी होती है उसको देशांतर कहते हैं, और इन दूरियों, कोणात्मक दूरियों को उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के अंदर मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों, आपके देशांतर कहलाती है। मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। और देशांतर रेखाएं और देशांतर में भी अंतर अपन ने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास जब अपन पढ़ेंगे तो देशांतर के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। कैसे मानक समय निकाला जाता है, क्या स्टैंडर्ड टाइम होता है, और स्टैंडर्ड टाइम और कि स्टैंडर्ड टाइम जब निकालते हैं उससे जो टाइम डिफरेंस कैसे आता है, देशांतरों को पार करने में समय कितना लगता है, और राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है उसके ऊपर अपन अगली क्लास में परिचर्चा करेंगे। एक बार आपको जो अभी वीडियो अपन ने डाले हैं जो राजस्थान की ज्योग्राफी के, इनको एक बार आप सभी को नहीं देखे हैं तो पूरे वीडियोज को देखना, ताकि आगे के वीडियोज आपको समझ में आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।